Hi friends, welcome to IXMB. Very good morning to all of you. I hope आप सब अच्छे हैं। तो इस लेक्चर पे हम देखेंगे करंट अफेयर्स 19 अगस्त 2022 का। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर की पीडीएफ एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। ये डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। थर्ड थिंग, आज से हम टेलीग्राम ग्रुप पे इस लेक्चर के क्वेश्चंस डालेंगे। राइट, सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट दोस। आगे बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट न्यूज पे, दैट इज नेशनल सीएसआर अवार्ड 2020। ठीक है, सीएसआर क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो पहले हम न्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट को भी पढ़ लेंगे। तो ये है कैटेगरी नंबर 1, कॉर्पोरेट अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन सीएसआर। तो देखो हर इसमें कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, राइट, ये सब कैटेगरी 1 है जहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा कंपनी ने स्पेंड किया। विनर कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऑनरेबल मेंशन कौन है? एसजीएफसी लिमिटेड। ठीक है, ये कैटेगरी सब कैटेगरी 2 है, 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। विनर है टाटा स्टील। ऑनरेबल मेंशन है टेक महिंद्रा। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हर कैटेगरी में एक विनर गवर्नमेंट घोषित करता है और दूसरा होता है ऑनरेबल मेंशन। ठीक है, सो कंपनी स्पेंड इक्वल अबव 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में विनर है क्रिसिल लिमिटेड एंड ऑनरेबल मेंशन में है हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद बिलो 1 करोड़ में कौन है? विंग फाइव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो अब हमारे चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 2 है सीएसआर अवार्ड फॉर सीएसआर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या डिफिकल्ट टेरेन। ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में विनर है आईटीसी लिमिटेड एंड ऑनरेबल मेंशन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑनरेबल मेंशन में है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे ही ईस्टर्न इंडिया में जिंदल स्टील एंड पावर, ऑनरेबल मेंशन में है नेशनल एल्यूमिनियम नेल्को। वेस्टर्न इंडिया में है टाटा कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड, ऑनरेबल मेंशन में है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। ठीक है, सदर्न इंडिया में है एमएसएमई विनर में एवेंटेल लिमिटेड और ऑनरेबल मेंशन में है अशोक लीलैंड लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी में। राइट, थर्ड कैटेगरी है सीएसआर अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन दी नेशनल प्रायोरिटी एरियाज। ठीक है, तो प्रायोरिटी एरियाज पे कौन कौन विनर है? तो सब कैटेगरी पहला है एजुकेशन। विनर है टाटा स्टील, ऑनरेबल मेंशन में है बीएमडब्ल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सब कैटेगरी नंबर 2 है स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड। इसमें विनर है टेक महिंद्रा लिमिटेड और ऑनरेबल मेंशन में है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, थर्ड सब कैटेगरी है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। विनर कौन है? महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड। तो देखो, ये शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अभी जिनका नाबार्ड है एग्जाम सामने, वो तो आप तो इनको इसको याद कर ही लो। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट होने के बावजूद ये दो ऐसा है कि इसको आप भूल नहीं सकते। ठीक है, इवन ये एजुकेशन भी, ये आप भूल नहीं सकते। देन हेल्थ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इस कैटेगरी में विनर है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। ऑनरेबल मेंशन में है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोलर एनर्जी में विनर कौन है? ओएनजीसी। ऑनरेबल में है बजाज ऑटो लिमिटेड। ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड, ऑनरेबल मेंशन में। आगे में कुछ और नेशनल प्रायोरिटी है। टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्लम एरिया डेवलपमेंट, हेरिटेज, आर्ट कल्चर एंड स्पोर्ट्स टू एबल डिफरेंट। आप अलग अलग कंपनी और देखो एमएसएमई में सिर्फ एक ही विनर है, एमएसएमई विनर वो है एलिन अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड। राइट, तो ये भी थोड़ा सा यूनिक बन जाता है क्योंकि इतने सारे विनर में एक ही एमएसएमई विनर है। इसका नाम जान लेना, इसका कैटेगरी जान लेना, मीन सब कैटेगरी एंड किस कैटेगरी से विनर है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब थोड़ा सा हम सीएसआर का स्टैटिक पार्ट को पढ़ते हैं। तो ये जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके पीछे लीगल क्या है? राइट, मतलब ये क्यों मैंडेटरी है? ये मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो देखो जो पहला सीएसआर अवार्ड है, जो फर्स्ट सीएसआर अवार्ड है, वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 29 अक्टूबर 2019।
राइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या हमको सब कुछ याद करना है? देखो इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको कौन सा पूछ लेगा आपको पता नहीं। तो जवाब हाँ है, आपको सब याद करना है अगर आप जियो को होलिस्टिकली अप्रोच करना चाहते हो। बेस्ट वे है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको रोज सुबह शाम एक एक बार करके देखो। हार्डली इट विल टेक 5 सेकेंड्स। बस ये आपके मेमोरी में 3 दिन 4 दिन में बैठ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज डुरांड कप मैच। ठीक है। तो फर्स्ट एवर डुरांड कप मैच इन मणिपुर, वेयर at Khuman Lampak Man Stadium in Imphal, Manipur on August 18, 2022। ठीक है। बिटवीन क्या है? नेरोक एफसी एंड ट्रक एफसी। ठीक है, TRAU FC। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि नेराक एफसी जीत गए, डिफीटेड, इनको हरा के 3-1 पे ये जीत गए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज पे, दैट इज हर घर जल सर्टिफाइड। तो यहाँ पे देखो कुछ मैंने लिखा नहीं, सिर्फ स्कीम आई मीन दो इमेज आपको दिख रहा है। ये एक्चुअली जल जीवन मिशन का एक जल जीवन मिशन के अंडर में जो गोवा है एंड दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन्होंने डिक्लेयर किया कि इनके जो पूरे मतलब हर घर जल का जो मिशन है यहाँ पे वो हो गया है। जितने सारे विलेजेस है, जितने सारे लोग रहते हैं, उनको एक्सेस टू वाटर हो गया है। राइट। तो देखो ऑल 378 विलेज डिक्लेयर्ड हर घर जल बाई ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा क्यों? तो यहाँ पे होता क्या है, ये ग्राम सभा में रेसोल्यूशन पास होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रल या स्टेट से कोई अधिकारी गया जाके देखा और डिक्लेयर कर दिया, नहीं, यहाँ तो सब लग गया है, ऐसा नहीं है। उनके इंस्पेक्शन के बाद ग्राम सभा में एक रेसोल्यूशन पास होता है। और ग्राम सभा में भी रेसोल्यूशन कब पास होता है? जब ग्राम सभा से लोग जाके अपने एरिया में वेरीफाई करते हैं कि सबके घर में नल लगा हुआ है और पानी आ रहा है इस मिशन के अंडर में, तब जाके ये पास होता है। मतलब ये बहुत, आप बोल सकते हो, टीयर्ड चेक सिस्टम है। ठीक है, पहले इंजीनियर्स चेक करते हैं, उसके बाद स्टेट ऑफिशियल्स, उसके बाद जाके ये ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास होता है, वो भी चेक करने के बाद। मतलब जो डेटा उठ के आता है वो जेन्युइन है कि हर घर में नल और हर घर में पानी आ रहा है। राइट। तो ग्राम सभा के रेजोल्यूशन से हुआ है, ये ध्यान देने वाला बात है। ठीक। ऑल 2,63,013, okay, 2,63,013 rural household in Goa have water through taps, all women and girls। तो ठीक है, ये किसी को पानी लाने की जरूरत नहीं है। सो गोवा बिकेम द फर्स्ट हर घर सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब ये किस मिशन में हुआ? ये जल जीवन मिशन में हुआ, जिसको हम आगे थोड़ा सा स्टैटिक उसका भी देख लेंगे। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, द फर्स्ट हर गर्ल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। ठीक है, स्टेट में है गोवा, यूनियन टेरिटरी में है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक, यहाँ पे ऑल 96 विलेजेस डिक्लेयर्ड हर गर्ल बाई द ग्राम सभा। यहाँ 378, ये 96। ऑल 85,156 रूरल हाउसहोल्ड इन द रीजन हैव वाटर थ्रू टैप्स। क्लियर? अब हम समझते हैं ये जो हर घर जल मिशन है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है जल जीवन मिशन से। जल जीवन मिशन से आ रहा है। तो अगस्त, ये कब लॉन्च हुआ था? August 15, है ना, 2019 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रेड फोर्ट से इसको मैंने इसकी बात फर्स्ट टाइम उन्होंने की थी। राइट। अभी इसमें टारगेट क्या है? टारगेट ईयर है 2024। ओके। टारगेट कुछ इस प्रकार, मतलब अभी के एट प्रेजेंट का प्रोग्रेस ये है, अराउंड 52% जो रूरल हाउस होल्ड है उनको, उनके घर हर घर जल पहुंच चुका है। मतलब ये मिशन उनके घर तक पहुंच चुका है। जिस समय में ये लॉन्च हुआ था कंट्री में सिर्फ 17% पेनिट्रेशन था। ठीक है, मतलब 17%, चाहे गूगल हो अर्बन एरिया हो वो बात नहीं है, 17% कवरेज था। ठीक। जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था उस टाइम का गूगल कवरेज था 17%।
राइट, आज के दिन में है 52%। टारगेट ईयर क्या है? 2024। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में आप बताओ ये मिनिस्ट्री और मिनिस्टर कंसर्न, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री से है और मिनिस्टर कंसर्न कौन है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। तो देखो, ये एक आरबीआई का आर्टिकल रिलीज हुआ है बाय द डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, और उसमें एकदम क्लियरली आरबीआई ने मेंशन कर दिया है द रिपोर्ट डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ आरबीआई। ठीक, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे क्या बताया गया है, मीन्स जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, उन्होंने ये बताने की कोशिश की जो Q1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, FY24, उस समय जो इन्फ्लेशन रहेगा वो आरबीआई का जो टॉलरेंस लेवल है उसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो अभी आपके सामने जो इमेज दिख रहा है, आप इमेज में देखो, आरबीआई ने दिसंबर 2021 के बाद, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे रेपो रेट को इंक्रीज करके 5.4 कर दिया है। तो इसका जो आपको ये दिखना चाहिए, रिजल्ट्स दिखना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए कि इन्फ्लेशन में कमी। तो देखो, इन्फ्लेशन में कमी हमको नजर आ रहा है, राइट। तो ये चीज को ही अगर हम आगे बढ़ाए एज ए प्रोजेक्शन, तो आर्टिकल ये मतलब आर्टिकल का कंक्लूजन ये था कि Q1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे ये जो है टॉलरेंस बैंड के नीचे आएगा, विच इज वेरी सिनोनिमस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी भी यही बात बोला था। ठीक है, तो नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज में जाते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज में जाने से पहले नेक्स्ट सवाल है कि हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन आरबीआई, हाउ मेनी डीजी इन आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम पावर सेक्टर क्राइसिस। तो यहाँ पे क्या है, तो देखो, पॉस्को जो नेशनल ग्रिड ऑपरेटर है ना, अंडर दी पावर मिनिस्ट्री, इन्होंने 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को स्पॉट मार्केट से इलेक्ट्रिसिटी बाई और सेल करने से पेनल्टी लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इनका जो ड्यू है ना वो क्लियर नहीं हुआ है टू पावर जनरेटर्स। तो देखो, जो पावर जनरेटर्स है, ठीक है, वो तो उनको तो कोयला, जो जनरेटर्स कौन है, अच्छा बेसिक से समझते हैं। एक होता है जनरेटर, एक होता है डिस्कॉम, ठीक है। तो देखो, ये जो जनरेटर है, पावर जनरेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? सबसे बड़ा बात, इसको कोल चाहिए। अब कोल इसको फ्री में तो कोई देता नहीं, राइट। चाहे गवर्नमेंट कंपनी कोल इंडिया ही क्यों ना हो, इसको फ्री में तो कोई नहीं देगा। तो ये जो पावर जनरेटर्स है, ये कोल कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे, चाहे इंडिया से हो या चाहे इंटरनेशनल मार्केट से उठा रहे। ये खरीद के लाके बिजली बना रहे, बिजली बना के ये डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे रहे। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये मोस्टली स्टेट ओन्ड है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और कुछ कुछ प्राइवेट्स भी है। फॉर एग्जांपल आपको मुंबई में टाटा पावर मिल जाएगा, ठीक है, आई गेस मुंबई में और प्राइवेट कंपनी है। देन वेस्ट बंगाल में आपको आरपीजी ग्रुप का एक कंपनी है, वो मिल जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में कुछ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं। अगर हम उनको छोड़ दें तो मेजोरिटी, राइट, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट में सिंगल कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, करेक्ट। तो डिस्कॉम्स को लॉस क्यों होता है? तो देखो, डिस्कॉम्स है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट इनका ओनर है, स्टेट गवर्नमेंट, और इनको गवर्नमेंट का बात मानना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, बिजली लोगों के घर तक सप्लाई करते हैं, इसके बदले में ये मंथली बिल जनरेट करते होंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? प्रॉब्लम शुरू होता है जब स्टेट गवर्नमेंट स्कीम रन करता है और उनको प्रॉपर बजटरी सपोर्ट नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र में फार्मर्स को कुछ यूनिट फ्री है, राइट, बट ठीक है, वो तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो गई। बट कुछ स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ में सबको 400 यूनिट्स तक फ्री है। पंजाब में भी आई गेस कुछ यूनिट्स तक फ्री है पंजाब में। तो ऐसे हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स है। तो ये जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली में बजटरी सपोर्ट से आना चाहिए। प्रॉपर बजटरी सपोर्ट डिस्कॉम्स को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से डिस्कॉम्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है। देखो, तो डिस्कॉम्स लॉस मेकिंग क्यों है? क्योंकि डिस्कॉम्स को जनरेटर्स को पैसा देना पड़ेगा ना, डिस्कॉम्स को जनरेटर को पैसा देना पड़ेगा। सो ये जो मतलब सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीबीज जा रहा है, और ये फ्रीबीज
को बजटरी सपोर्ट से कॉम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिस वजह से एक ना ट्रेड में मिसमैच हो रहा है। तो ये जो स्टेट्स, ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो ना, ड्यूज टू जेनेकोस, तेलंगाना का जो डिस्कॉम है उसका 1381 करोड़ रुपए ड्यू है। तमिलनाडु का 926, राजस्थान का 501, जम्मू कश्मीर का 435 एंड सो ऑन। ठीक। तो टोटल आप इन जो 12 राज्य है, इन राज्य में आप देख रहे हो 5083 5083 करोड़ रुपीस पेंडिंग है। करेक्ट। तो ये तो बहुत बड़ा पेन है। तो जिस वजह से पॉस्कोस ये एक्शन लेने में मतलब ये एक्शन उन्होंने लिया। ठीक है। अब जब पॉस्को उन्होंने लिया तो उसके पीछे जरूर कोई लीगल बैकिंग होगा। लीगल बैकिंग क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसी इसी वजह से ये न्यूज यूनिक बन जाता है। राइट। तो ऐसा पहले भी हुआ है, मतलब ऐसा पहले ये सब न्यूज आप पहले भी देखे हो, बट ऐसा डिबार्ट करके नहीं हुआ है, वार्निंग दिया गया। राइट। बट फॉर द फर्स्ट टाइम द ग्रिड ऑपरेटर हैज इन्वोक्ड Electricity Late Payment Surcharge and Related Matter Rules 2022 to penalize DISCOM by disallowing them to buy electricity from alternative short term sources। ठीक है। क्योंकि देखो, स्टेट में जब बिजली का डिमांड बढ़ता है ना, तो डिस्कॉम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डिमांड को फुलफिल करने का। ठीक। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को शॉप में मिलता नहीं कि मैं जाऊं जाके खरीद के लाऊं, वो मेरे घर में आता है। राइट। एंड उसको कौन फुलफिल करता है? जो डिस्कॉम, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वही फुलफिल करता है। अब जब डिमांड बढ़ता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी वो डिमांड को मैच करने के लिए कहीं से सप्लाई लाना पड़ता है। तो वो शॉर्ट टर्म अभी नहीं ला पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके यूजर्स को प्रॉब्लम होगा। उनके यूजर्स को प्रॉब्लम होगा तो किसको प्रॉब्लम होगा? स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट की नाकामी बोली जाएगी। देन शायद कुछ अच्छा काम हो सकता है। तो जिस वजह से इसको किया गया, बिकॉज अमाउंट भी बहुत बड़ा हो गया। इट हैज क्रॉस्ड 5000 करोड़। टोटल ड्यू कितना है? द टोटल ड्यू ऑफ द डिस्कॉम क्रॉस्ड 1.2 ट्रिलियन बाई जुलाई 2022। अगर हम सब राज्य का देखें तो ये 1.2 ट्रिलियन है बाई जुलाई 2022। तो कितना बड़ा अमाउंट है, जस्ट इमेजिन। ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो इंडिया वर्कफोर्स होप्स फेयर सर्वे 2022। लुक, ये है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबली आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। राइट। ये एक सर्वे है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सर्वे किसने दिया? ये पीडब्ल्यूसी ग्लोबल ने दिया है। ठीक। कई बार पूछ लेता है ऐसा, प्राइवेट सर्वे किसने दिया, जब उसके पीछे सर्वे देने वाला कोई कंसल्टिंग बड़ा फर्म होता है, लाइक पीडब्ल्यूसी, मॉर्गन स्टैनली। ये लोग जब कुछ डेटा निकालते हैं तो कभी कभी ये डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, बट जब प्राइवेट डेटा होता है ना, ये कुछ प्राइवेट डेटा है, सर्वे का डेटा है, तो ऐसा सवाल आ ही सकता है कि ये जो इंडिया वर्कफोर्स होप फियर सर्वे है ना, ये किसने दिया है? तो तुम्हारा जवाब होगा पीडब्ल्यूसी ग्लोबल ने दिया है। बाकी इसके अंदर जो डेटा है वो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बोला गया है कि आस्क फॉर प्रमोशन, जो मिलेनियल्स है, 61% मिलेनियल्स इस साल प्रमोशन मांगेंगे। 59% अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे मेरे को मेरा पैसा बढ़ाओ। ठीक। 37% को ऐसा ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ये कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाऊंगा। तो ये सारे डेटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूपीआई गोज टू यूके। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट एंड इंडिया। क्योंकि यूपीआई को मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई। ठीक है। तो और यूपीआई जब यूके जा रहा है तो उसको मैनेज कौन करेगा? उसको उसके पेरेंट सिस्टर कंसर्न कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। राइट। ये जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, ये एनपीसीआई का ही कंपनी है। ठीक है। ओन्ड बाय एनपीसीआई। तो देखो, ये कहाँ पे जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? यूपीआई का पे एक्सपर्ट, सॉरी, यूके का पे एक्सपर्ट। ओके। ऑन ऑल पे एक्सपर्ट एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस फॉर इन स्टोर पेमेंट, स्टार्टिंग विद यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट, लेटर इंटीग्रेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रुपए कार्ड्स पेमेंट। तो शायद फ्यूचर में रुपए कार्ड पेमेंट भी इंस्टॉल कर दे ये लोग। ठीक है। तो यूके का एक पे एक्सपर्ट कंपनी है, उसके पीओएस जैसे देखो, यहाँ पे आपको ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने शायद पाइन लैब, ठीक है, पाइन लैब सुना होगा, या पेटीएम पीओएस। तो देखो, अगर आपने नहीं भी सुना होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आप जब
डी मार्ट शॉपिंग करने जाओगे या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ना शॉपिंग करने जाओगे, स्पेशली डी मार्ट, क्योंकि हर डी मार्ट में आप देखोगे एक छोटा सा ब्लैक कलर का मशीन उन्होंने लगा के रखा है जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हो। उसके स्क्रीन के नीचे देखना पाइन लैब लिखा हुआ है। तो वो जो नेटवर्क है ना पीओएस का, मतलब पॉइंट ऑफ सेल, उस मशीन को पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, उसको मैनेज पाइन लैब करता है। अब पेटीएम पीओएस ये यूजुअली ना आपको पेट्रोल पंप में मिलेगा। देखो पाइन लैब पेट्रोल पंप में भी मिल सकता है, राइट? मतलब आप देख लेना ब्लैक कलर का मशीन होगा तो वो पाइन लैब लिखा हुआ रहता है, यूजुअली मैंने देखा है। और पेटीएम का देखना सफ़ेद कलर का मशीन होता है, उसमें एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, तो वो पेटीएम का पीओएस है। तो वैसे ही यूके में पे एक्सपर्ट नाम का एक कंपनी है जो एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जैसा कि पेटीएम का है, क्योंकि पेटीएम का भी एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल है। अब लेकिन पाइन लैब का नहीं है, पाइन लैब को अलग ही सॉफ्टवेयर चलता है, उसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन लगा हुआ है। बट पेटीएम का जो पीओएस है वो टच स्क्रीन है, एक मोबाइल टाइप का दिखता है। ठीक है, तो ये पे एक्सपर्ट का भी वैसे ही दिखता है, एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल है। उनके नेटवर्क पे ये यूपीआई एनेबल किया जाएगा। सो दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड दी यूके पे एक्सपर्ट्स एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सर्विस। ठीक है, इससे बहुत फायदा है। देखो इसका एक तो फायदा ये है कि यूपीआई ग्लोबल बनता जा रहा है। दूसरा फायदा ये है कि इंडियन, मतलब जहां पे वीजा, ठीक है, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन सॉरी, ओके, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर्स क्लब, ये सब इंटरनेशनल कंपनी, राइट? इनके ही आप नेटवर्क्स को सबसे ज़्यादा देख पाओगे। तो वहाँ पे इंडियन एक चीज घुस के मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है, वो भी कैसे? क्यूआर बेस्ड इंस्टेंट पेमेंट से, राइट? ये लोग तो कार्ड से करते हैं जिससे टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये कंपैरेटिवली सेफ है एंड इजी टू यूज है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यू कैन सी। अब यूपीआई फेमस क्यों है? एक तो वो रियल टाइम पेमेंट है। यूपीआई क्लॉक्ड ए वॉल्यूम ऑफ $900 बिलियन, 39 बिलियन ट्रांजैक्शन इन 2021, इक्विवेलेंट टू 31% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। अब मेरे को बताओ, लास्ट मंथ में, ठीक है, यूपीआई का टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है, नॉट इन क्वांटिटी, वैल्यू टर्म्स में कितना था? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज़ पे। तो ये न्यूज़ है आपका महाराष्ट्र का। दही हांडी नाउ एन ऑफिशियल स्पोर्ट। तो वहाँ के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने डिक्लेयर किया महाराष्ट्र दही हांडी विल नाउ बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो अब जब ऑफिशियल स्पोर्ट बन गया है तो ये दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी एंड लोगों को उसमें जॉब भी मिलेगा। Pro Dahi Handi will be introduced. The Govindas will get job under the sports category. ठीक है, उनको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा 10 लाख इफ एनी गोविंदा लूज लाइफ, और 5 लाख अगर वो पार्शियली हैंडीकैप्ड हो जाते, क्योंकि दही हांडी वो तो बहुत ऊपर में एक हांडी लगा हुआ रहता है, राइट? और लोग ऐसा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं। आई होप आपको, आपने देखा होगा, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ वन लाइनर्स पे, राइट? तो वन लाइनर है पहले एक डिफेंस न्यूज, राइट? सो ये वियतनाम और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विन बैक्स 2022 है, जो अभी अभी कंक्लूड हुआ है, मतलब खत्म हुआ है। कहाँ पे? चंडी मंदिर पे। नेक्स्ट कब होगा ये? विल बी होस्टेड इन वियतनाम इन 2023। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उद्रा शक्ति पे। ठीक है, ये भी एक बायलैटरल डिफेंस ये है, एक्टिविटी है between Indian Air Force and the Royal Malaysian Air Force, culminated at Royal Malaysian Air Force Air Base Kuntam on 16 August 2022। ठीक है, अभी इसके बाद जो आईएएफ का टीम है ये पिच ब्लैक 22 पे पार्टिसिपेट करेगा एंड दे विल फ्लाई टू डार्विन ऑस्ट्रेलिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वन लाइनर पे, स्विच EIV 22। मैं बताऊं, आप इस वर्ड को याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये एक बस है अशोक लेलैंड के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ठीक, दिस इज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी इन मुंबई। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कंसिडरिंग एनवायरमेंट। एंड एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ भी हो रहा है ना, तो वो न्यूज इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि COP26 में इंडिया ने बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है कि बाई 2030 इंडिया वुड रिड्यूस इट्स 50% ऑफ द कार्बन एमिशन। ठीक,
तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं, हम और कुछ वन लाइनर देखते हैं। तो ये एक तेलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट है जिसको हम समझते हैं। तो देखो, एक इंडिया का कंपनी MS फाउंटेन हार्ट एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, मतलब इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया है। ये महाराष्ट्र में है। ये कंपनी इसराइल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, ठीक है, ऑल मेल तेलापिया एक्वाकल्चर का प्रोजेक्ट बनाएगा। इसको लोन असिस्टेंट कितना मिला है? 8.2 करोड़ आउट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट 29.78 करोड़ टू द कंपनी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज विंडफॉल टैक्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री, मतलब ये हुआ किस लिए है? मंत्री मत्स्य संपदा योजना, राइट। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। तो आ, देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मतलब ये ब्लू रेवोल्यूशन लाना फिशरीज सेक्टर में थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? 220 मेट्रिक लाख 220 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, बाय 2024-25, एवरेज एनुअल रेट एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 9%, ये है इसका टारगेट, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपोर्ट हो वो 1 लाख करोड़ हो, 1 लाख करोड़ रुपीज का एक्सपोर्ट हो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब टारगेट ईयर तक 24-25 तक। और जिससे 55 लाख जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे PMMSY ये कब लॉन्च हुआ था? आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, विंडफॉल टैक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या किया है? विंडफॉल टैक्स को कम किया है ऑन पेट्रोलियम क्रूड मार्जिनली टू रुपीज 13,000 पर टन फ्रॉम 17,750 पर टन आफ्टर क्रूड ऑयल प्राइस रीच 6 मंथ्स लो। तो देखो, ये विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स सिंपल है, मतलब ये शुरू कब हुआ था हम उसको समझते हैं। तो देखो, जो रिफाइनर्स है, फॉर एग्जांपल ONGC और आपका रिलायंस, ठीक है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, तो ये लोग इंडिया के बड़े बड़े रिफाइनर्स हैं। तो ये क्या कर रहे थे ना, ये रशिया से जो रशियन क्रूड है वो सस्ता में मिल रहा था इंडिया को, तो ये सस्ते में रशियन क्रूड को खरीद रहे थे। और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा हुआ था, तो ये लोग जो मतलब उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसके प्रोडक्ट्स है ना, डीजल पेट्रोल, ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने से ना इनको एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा था, किस चीज़ का? क्योंकि ये रॉ मटेरियल सस्ता में खरीद रहे थे। तो देखो, वो जो मिसमैच है, तो तब गवर्नमेंट ने, आई थिंक ऑन द मंथ ऑफ जून, राइट, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मंथ, हाँ जून के आसपास, फिनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ठीक है, मतलब कंपनी प्रॉफिट करेगा तो इससे फायदा ही होगा, है ना। कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट्स फाइन। बट उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि हम ये टैक्स को बढ़ा रहे हैं और हर 15 दिन में इसको मॉनिटर करेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट कॉस्ट भी हाई है, तो इंपोर्ट बिल को, है ना, भरने के लिए इनके ऊपर टैक्स लगाया गया। सो ये था आपका विंडफॉल टैक्स। इन सीधा सीधा वर्ड, अचानक से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेपाल एग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनी। क्या इंडियन कंपनी? तो देखो, एक जो चाइनीज फर्म था ना, ये बैकआउट कर गया नेपाल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने के लिए। तो वहां पे उसको फिल कौन किया? इंडिया का इंडियन कंपनी NHPC, ठीक। तो 42,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, ये पोटेंशियल है नेपाल के रिवर्स में। तो उसी को टैप करने के लिए इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिला है आफ्टर ए चाइनीज फर्म बैक्ड आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, स्लिप जोन, ठीक है। ये चेन्नई, मतलब ये एक जापान में कॉन्सेप्ट है, स्लीपिंग पॉड। तो उसी कॉन्सेप्ट में अभी इंडिया में भी अलग अलग एयरपोर्ट्स में ये चीज़ बन रहा है, एक एक दो रेलवे स्टेशन पे भी है। तो स्लीप जो जो है ना, दिस इज रिलेटेड टू चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्लीपजो नाम का स्लीपिंग पॉड फैसिलिटी लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे जो मैच हुआ है, जिसमें इंडिया 10 विकेट से जीत गया है, 115 बॉल बचा हुआ था। FTX क्रिप्टो कप, उसमें भी यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर, ठीक है, वो जीत हासिल किए हैं
2.5 1.5 से इन दी थर्ड राउंड, राइट? तो विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB। मिलते हैं फिर कल सुबह 8:30 बजे।